मित्रों नमस्कार। हमारे राहुल गांधी भैया जैसा कि लगता है कि अब प्रमोट होकर अपोजिशन के लीडर बन गए हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया और 99 सीट पर अकेले दम पहुंच गई। इसके लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और 99 सीट पर पहुंचते ही राहुल भैया अपोजिशन के नेता बन गए, मतलब वही एलओपी। और 1 जुलाई से उन्होंने कमान संभाल ली और राहुल भैया 99 सीट पाते ही संविधान और लोकतंत्र को बचाने में सफल हो गए। और इस महान काम का उन्हें जो अभिमान है, जो गर्व अनुभूति है, वह इसका बखान करते हुए नहीं थक रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और भाजपा को हरा दिया है। हालांकि भाजपा अकेले दम 240 सीटें ले आई है और अपने सहयोगियों के साथ जो चुनाव से पहले उनका गठबंधन था, जिसका नाम एनडीए है, वो 293 सीट ले आई है, मतलब पूर्ण बहुमत में आई है। उसके बाद भी हमारे राहुल भैया चुनाव जीत गए हैं और इस जीत के लिए राहुल भैया को ढेर सारी बधाइयाँ आप जितनी बार दे सकते हैं देते रहिए, क्योंकि इस बार वो जो सोच रहे थे उससे कहीं अधिक सफलता मिली। तो मीडिया में जो खबरें चल रही थी, जो सर्वे एजेंसियां दावा कर रही थी और हमारा विपक्ष अपना जो आकलन कर रहा था, उससे कहीं बड़ी सफलता मिल गई। जैसे कि भाजपा वाले जो दावा कर रहे थे उससे 60-65 सीट मिनिमम कम हो गए, मतलब 300 का आंकड़ा पार खुद नहीं कर पाए। और इसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का ही मुख्य रूप से योगदान रहा। तो संविधान आरक्षण का जो संकट था पूरे देश में, सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों में था। बाकी राज्यों के कुछ और समीकरण हैं, जैसा कि आप मानते हैं, मतलब यहाँ के लोग ही संविधान और आरक्षण के डर को समझ पाए। अरे भैया, यहाँ भी समीकरणों का ही खेल था कि आपने जातियों को कैसे साधा, मतलब सोशल इंजीनियरिंग, और किस जातीय समूह में आपने कौन सा मैसेज दिया। वो कांग्रेस दे ले, सपा दे ले, एनसीपी दे ले कि बीजेपी दे ले, और उन जातीय समूहों को अपने तरफ मोल्ड कर ले। इसी का नाम सामाजिक गठबंधन है, जिसे शालीन और विनम्र भाषा में, बौद्धिक भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब हिंदुओं को जातीय समूहों में तोड़ना होता है, और आप इस बार सफल रहे। जैसे बीजेपी का जो जनाधार है हिंदू एकीकरण पर है, मतलब हिंदू समाज जो जातियों में पिछड़ा, दलित और आदिवासी में बटा हुआ है, उसको हिंदू गौरव का एहसास कराकर, एक होने की अनुभूति जगाकर हिंदू वोट कंसोलिडेट किया जाए। और जब यह अनुभूति जगती है तो भाजपा सत्ता में आती है, और भाजपा को हराने का इसका अपोजिट तरीका है। अब सोचिए, राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक, अब वहाँ पर, मतलब फैजाबाद में हालांकि चुनाव हारी है बीजेपी, अयोध्या में नहीं हारी है। फैजाबाद और अयोध्या का फर्क समझिए। फैजाबाद का नाम तो अयोध्या हो गया है, मतलब जो जिला था, लेकिन अभी फैजाबाद का अयोध्या बनना बाकी है। वह भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण और पुनर्स्थापना 2-4 महीने या 2-4 साल में नहीं होती है। अब आरक्षण और संविधान को लीजिए, तो जिन जातियों को, जिन समूहों को लगता है कि आरक्षण की वजह से ही उनका अस्तित्व और विकास हो सकता है, तो अब ऐसे लोगों को जरा आँख, कान, नाक खोल कर देखना चाहिए कि जो आपको आरक्षण मिला है वह किसी पार्टी की वजह से नहीं मिला है, न तो उसकी सुरक्षा वह पार्टी कर सकती है। और जो हमारी जाति वाला नेता है, 2-4 ऐसे लोगों को जिता कर भी उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आरक्षण जो है एक कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था है, और किसी पार्टी और किसी नेता की औकात नहीं है
कि उसको कम कर सके। मतलब आरक्षण और संविधान को कमतर करने की हैसियत किसी पार्टी में नहीं है। और अब जो भारतीय जातीय व्यवस्था है, मतलब हिंदू जाति व्यवस्था जो है, उसमें कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो आरक्षण का लाभ न ले रही हो। मतलब जो कथित सवर्ण जातियां थीं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आ जाने की वजह से वह भी अब यह नहीं कह सकती हैं कि फला जाति आरक्षण ले रही है, वो नहीं ले रहे हैं। अब वह भी संवैधानिक और कानूनी आधार पर उसी तरह आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जिस तरीके से ओबीसी, एससी और एसटी ले रहे थे। तो यह अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फलाना पार्टी, फलाना नेता ही आरक्षण और संविधान की रक्षा कर सकता है। बल्कि संविधान की वजह से ही सारी पार्टियां और नेता अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अब आते हैं राहुल भैया पर। 1 जुलाई को राहुल भैया पूरा एंग्री यंग मैन के भूमिका में थे। खूब जोर शोर से वो भाषण दे रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर चीज़ों को कह रहे थे। जब आप इस तरीके से बोलते हैं तो वास्तव में आप में आत्मविश्वास की बेहद कमी होती है। और राहुल भैया जब भाषण दे रहे थे तो वो जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, या भाजपाई सदस्य जिस तरफ सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं उस तरफ भी फेस करके वो बातें नहीं कर रहे थे। वह घूम जाते थे और अपनी पार्टी के लोगों की तरफ मुँह करके बोलने लग जाते थे, और उनकी पीठ जो है, कुर्सी मतलब जो हमारे स्पीकर की कुर्सी है, उनकी तरफ हो जाती थी। और वो जब लगातार बात जोर शोर से कह रहे थे, वो जो चीज़ें हैं उनको लगातार सोशल नेटवर्क पर रील में देखते रहते हैं, यूट्यूब पर देखते रहते हैं, और दूसरे सोशल नेटवर्क पर उन चीज़ों को देखते रहते हैं। तो हमारे राहुल भैया की जो जानकारी का स्रोत लग रहा था वही रील और सोशल नेटवर्क के वीडियो थे जो इन्फ्लुएंसर लगातार बनाते रहते हैं, जिसमें तथ्यों और तर्कों की बेहद कमी होती है। क्योंकि कोई एक घटना और कोई एक विषय एक बड़े रूप में जो रहती हैं चीज़ें, उसमें से ये उठाते हैं और उसी का महिमा मंडन या फिर उसी का निगेटिव साइड लगातार कहते रहते हैं। अब सोचिए, अग्निवीर के बारे में वो बोल रहे थे, और जब रक्षा मंत्री उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं तो वो कह क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं कि एक मेरा पक्ष है, एक आपका पक्ष है। अरे भैया, वो रक्षा मंत्री हैं। इसी तरह कृषि पर और दूसरे मामलों पर जब बोल रहे थे तो उस जो विभाग है और जो वो क्षेत्र है उसके जो मंत्री है उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया, क्योंकि वो उसके लिए जवाबदेह हैं और वास्तविक स्थिति उसमें क्या है उसको वो बताएंगे और कहेंगे। और राहुल गांधी जी अनर्गल बातें लगातार बोले जा रहे थे। अब सोचिए, उसका ऑथेंटिकेशन होता है, सत्ता पक्ष ने इसकी मांग भी की, और आज सुबह उनकी ढेर सारी बातें उसमें से निकाल दी गई। मतलब वो ऑन रिकॉर्ड होंगी ही नहीं। अब आप लगातार बोलते रहिए, कहते रहिए, और कुछ भी बोलते कहते रहिए, तो आपका जो भाषण है, जो आपका गुस्सा है, जो एंगर है, वह सोशल नेटवर्क के लिए, रील के लिए और कुछ वीडियोस के लिए तो ठीक है, लेकिन एक विपक्ष के समझदार और जिम्मेदार नेता के तौर पर वह आपकी नाकामी के तौर पर है। आपको धीर, गंभीर, शांत और पूरी ताकत से अपनी बात आराम से रखनी है। उसमें तथ्यों तर्कों का इतना जोरदार मिश्रण होना चाहिए कि सामने वाले की कोई भी बात आप आसानी से काट सकिए। लेकिन आप सिर्फ बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, तो यह बात आगे जाके निरर्थक साबित होगी। और आपको शानदार अवसर मिला है, न केवल आपको बल्कि हमारे प्रदेश से जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं उनको भी शानदार अवसर मिला है कि विपक्ष की सही भूमिका में आप आइए और शानदार तरीके से काम करिए। और इसके लिए आपको ढेर सारा अध्ययन करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपनी बात कह पाएंगे, कर पाएंगे। अब सोचिए, हिंदू मुद्दे पर जब आपने हिंदुओं को हिंसक, अराजक और न जाने क्या क्या कहा, और आपकी बात को रोकने के लिए, टोकने के लिए प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा,
तब आपने बात बदल दी कि आरएसएस के हिंदू, बीजेपी के हिंदू, इस तरह की बात बोलने लगे। आप जल्दबाजी में और ज़्यादा एंग्री दिखने के चक्कर में बातें बोल जाते हैं। आपका इंटेंशन हो सकता है वैसा न हो, लेकिन जब कोई बात निकल जाती है तो वह बहुत दूर तक जाती है। तो विपक्ष के एक गंभीर नेता के तौर पर अपनी गंभीरता बनाए रखने के लिए आराम से, सहज होकर, सरल तरीके से बोलना है। और एंकर नहीं बनना है, टीवी न्यूज़ एंकर। जो टीवी न्यूज़ जॉकी बन गए हैं उनसे बचने की कोशिश करिए। बाकी अभी बीजेपी वालों के भी बड़े शानदार जवाब आपको मिलेंगे और आपको घेरा जाएगा। सोचिए, बांसुरी स्वराज ने कितनी सहजता और सरलता से भाषण किया, आप भी करिए। और बाकी कांग्रेसियों से भी बोलिए कि शांत होकर के भी बात कही जा सकती है, क्योंकि संसद में आप जो भी बोलते हैं वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है और आप इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। और 2004 से 14 तक आप ही सत्ता में थे, उससे पहले भी आप सत्ता में थे। जैसा कि आप बताते हैं कि सिस्टम के बारे में आपको अंदर से मालूम है, तो उसकी जिम्मेदारियां भी तो आप ही को लेनी पड़ेंगी ना, कि आपके परिवार ने क्या किया, आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। अभी मोदी जो काम कर रहे हैं सत्ता में जिस तरीके से हैं, आगे 10 साल बाद उन पर भी सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि जो निर्णय ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो, उसके परिणाम हमको 8 से 10 साल बाद देखने को मिलेंगे। उसकी भी आलोचना, प्रशंसा होगी। सत्ता में कौन होगा ये अलग बात है। आप अपना मूल्यांकन करिए और सत्ता पक्ष से बेहतर सवाल पूछिए, क्योंकि हमारी जो शासन व्यवस्था है वह संसदीय शासन व्यवस्था है। 543 सांसद हमारे हैं। कौन सत्ता पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जिम्मेदार सांसद हैं तो वही सही सवाल उठाएंगे, सही जवाब देंगे, सही कानून का निर्माण करेंगे। और संख्या बल कम ज़्यादा होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी आवाज़ में ईमानदारी, सच्चाई और तथ्य और तर्क होने चाहिए, और अपनी बात आप बेहतर ढंग से रखिए। और आज के सोशल नेटवर्क और इंटरनेट के ज़माने में कोई भी आवाज़ रोकी नहीं जा सकती है। इस बकवास को भी कहने से बचिए। किसी का माइक कोई नहीं बंद कर सकता है। संसद के बाहर आपका अपना यूट्यूब चैनल है, कांग्रेस का अपना आईटी सेल है। आइए, घंटों बात करिए और अपनी बात को तथ्यों तर्कों के साथ रखिए। इसी सुझाव के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।